ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বয়ে গিয়ে দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে? ধান ফুললো, পান ফুললো, খাজনার উপায় কি? আর কটা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি, ধনিয়া পেঁয়াজ গাছে পচে, সর্ষে খেতে জল, খরা বন্যায় শেষ করিল, বর্ষায় ফল। ধানের গাছ, বিলের মাছ, যাই কিছু ছিল, নদীর টানে বাঁধটি ভেঙে সবই ভেসে গেল। এবারেতে 5 গাড়িতে দিয়েছি আলোর সার, আর কটা দিন সবুর করো মশাই জমিদার। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आज हम चर्चा करेंगे बंगाल के एक प्रसिद्ध फोक गीत बरगी एलोदेशे के इतिहास के बारे में। यह गीत 17वीं सदी में मराठा बरगी सेनाओं के आक्रमण और बंगाल के ग्रामीण किसानों की विपत्ति की कहानी बयान करता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे बरगी सैनिकों ने गांवों में लूटपाट करके किसानों के फसल, धान और अनाज को छीन लिया, जिसके कारण वे दरिद्रता का शिकार हो गए थे। गीत में उनके संघर्ष, अकाल, बाढ़ और अपार आशा को दर्शाया गया है। कैसे उन्होंने प्रतिरोध के माध्यम से जीवन की लड़ाई जारी रखी। यह गीत आज भी बंगाल के इतिहास, किसान समाज और उनके साहस का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस गीत की कहानी और इसके इतिहास के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। तब बंगाल एक अजीब शांति से भरा हुआ देश था। दिगंत तक फैले हरे भरे धान के खेत, उनके बीच से मुड़ी तुड़ी मिट्टी की सड़कें और उसी रास्ते पर छोटे छोटे गांव। पेड़ों पर कोकिल की आवाज, नदी की सतह पर मछलियां खेल रही थीं। शाम होते ही मोहल्ले मोहल्ले ढोलक की आवाज गूंजने लगती, बाउल गाने लगते, मनरेगा हरे खोजिस तुम्ही। लोग उस समय खेती बाड़ी करते, नदी में नाव चलाते, हाट बाजार में हंसते हुए मिलते। कोई किसी का दुश्मन नहीं था। धूप बारिश तूफान में वे साथ हंसते और रोते थे। गांवों के मिट्टी के घरों से रोशनी निकलती, चूल्हे से धुआं उठकर आसमान को छूने की कोशिश करता। सुबह होते ही झोपड़ी से बच्चे बाहर निकलते, वे हंसते, दौड़ते, फिर माटी पर गिरकर फिर उठते। यह शांति भरी जिंदगी ही बंगाल की धरती पर लोगों की असली दौलत थी। लेकिन सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। एक दिन अचानक दूर से एक खतरनाक खबर आई, बरगी आ रहे हैं। उस दिन शाम का आकाश कुछ अजीब तरह से लाल था। पश्चिम दिशा में बादलों का ढेर जैसे आग की चिंगारी की तरह जल रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज आकाश का रंग अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ होने वाला है। ठीक उसी समय एक तेज हवा के साथ एक यात्री गांव में दाखिल हुआ। उसके शरीर पर धूल थी, चेहरे पर डर। हांफते हुए उसने बताया, बरगी आ रहे हैं। मराठा देश के लुटेरे सैनिक घोड़ों पर सवार होकर हमारी ओर आ रहे हैं। एक पल में गांव में डर फैल गया। कोई अपनी माँ की साड़ी पकड़ने लगा, कोई घर के बैल इकट्ठा करने लगा। बुजुर्ग महिलाएं भगवान का नाम लेने लगीं। गांव के मुखियाओं ने मीटिंग बुलाई। क्या किया जा सकता है? लेकिन क्या किया जा सकता था? वे तो योद्धा नहीं थे, वे तो किसान, मछुआरे, कारीगर, मुलायम दिल वाले लोग थे। उनके पास न तलवार थी, न घोड़ा, न युद्ध की कला। फिर भी कुछ जवान लड़के जोश में आ गए। रामू, गोकुल, हरिदास, गांव के 3 बहादुर लड़कों ने 50 युवकों को इकट्ठा किया। उन्होंने बांस की लाठियां, बाले, कुछ पुराने हथियार उठाए। उनकी आंखों में था संकल्प, हम अपनी जमीन छोड़कर नहीं भागेंगे। लेकिन बुजुर्गों ने कहा, उनसे लड़ने मत जाओ बेटे, जीने का रास्ता खोजो। क्योंकि वे जानते थे, बर्गियों के खिलाफ खाली हाथ खड़ा होना मतलब था निश्चित मृत्यु। तब तक नदी के किनारे से धूल का बादल दिखने लगा। दिगंत से जैसे एक अज्ञात विनाश आ रहा था। घोड़ों की टापों की आवाज हवा में सुनाई दे रही थी। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए ऊंचे पेड़ों से उड़ गए। रात होने से पहले यह तय हो गया, गांव के छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, पुरुष सभी जंगल की ओर भागेंगे। जो बहादुर हैं, वे गांव से थोड़ी दूर जाकर छिपकर स्थिति का जायजा लेंगे। रामू ने अपने छोटे बेटे को अपनी छाती से सटाकर पकड़ा। पद्मा, उसकी पत्नी, आंसू पोंछते हुए बोली, अगर हमारा घर जल जाए तो भी तुम जरूर लौटना। हम खोखों के पिता को चाहते हैं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वह प्यार की ताकत से ढका हुआ था। क्योंकि यह जमीन, यह नदी, ये पेड़, यह उनकी अस्मिता का हिस्सा थे। इन्हें छोड़कर वे कहां जाएंगे? इसी बीच बरगी धीरे धीरे पास आ रहे थे। बंगाल पर एक अंधकार का साया गिर रहा था। एक अज्ञात चीख सुनाई दे रही थी। रात अभी गहरी नहीं हुई थी, फिर भी चारों ओर साये की तरह शांति छा गई थी। नदी का पानी रुक गया था, जैसे हवा में कोई हलचल न हो। गांव जैसे सांस रोककर इंतजार कर रहा था, कब विनाश आकर हमला करेगा। अचानक अंधेरे को चीरते हुए घोड़ों की टापों की आवाज आई। पहले धीरे धीरे,
फिर जैसे भूकंप के जैसे जमीन को हिलाते हुए सैकड़ों घोड़े दौड़े आ रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी में देखा, वे आ चुके थे। बर्गी! मोटे कंबल में लिपटे शरीर, हाथों में तेज बर्छी, कमर में तो सोड के चमकते ब्लेड, आंखों में हिंसक आग, चेहरे पर जानवरों जैसी हाफ। वे बंगाल की जमीन पर विदेशी थे, लेकिन लूट और विनाश की ललक ने उनकी आंखें अंधी कर दी थीं। गांव में घुसते ही शुरू हो गया तांडव। पहला हमला हुआ बाजार पर। खेतों में भरी हुई अन्न की खलिहान तोड़ दी, चावल के बर्तन पलट दिए, दुकानों को लूट लिया। जो भी सामने आया, बर्छी की एक छंट से जमीन पर गिर पड़ा। सुनाई दी महिलाओं की चीखें, बच्चों का रोना आकाश को फाड़ रहा था। पुरुष जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, कोई झाड़ियों में छिपने लगा था। रामू, गोकुल और हरिदास दूर से देख रहे थे। उनका सजा हुआ गांव राख हो रहा था। कहीं घरों में आग जल रही थी। बर्गी हंसी में, चीखों में नाच रहे थे। उनकी खुरदरी हंसी की आवाज कानों में चुभ रही थी। पद्मा अपने बेटे के साथ नदी के किनारे जंगल की ओर दौड़ रही थी। पीछे जलते लकड़ी की गंध और लोगों के विलाप की आवाज आ रही थी। एक समय बाद रामू और भी नहीं रुक सका। वह दौड़कर गांव की ओर बढ़ा, हाथ में एक बांस की बल्लम लिए। पागलों की तरह दौड़ते हुए उसने एक बर्गी के घोड़े के पैर में वार किया। घोड़ा गिर पड़ा। बर्गी जमीन पर छिटकते हुए गिरा, लेकिन एक और बर्गी उसकी ओर दौड़ा। रामू ने केवल चमकते हुए तलवार को देखा, फिर अंधेरा छा गया। गोकुल और हरिदास ने रामू को खींच लिया। रक्त उसके माथे से बह रहा था, लेकिन वह जीवित था, बेहोश, घावों से लथपथ। इस बीच बर्गी गांव में घुस रहे थे। गाय, मुर्गे, सब कुछ लेकर जा रहे थे। महिलाओं को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल रहे थे। बच्चों की ओर धूल फेंकते हुए विकृत हंसी के साथ मुस्कुरा रहे थे। पद्मा दूर से छिपकर देख रही थी। उसकी छाती में खोकन था। छोटा बच्चा, मासूम, रोते रोते सो गया था। पद्मा धीरे से बोली, भगवान तुम इस बच्चे को बचा लो। हमारा घर जल गया, जिंदगी जल गई, लेकिन खोकन को उनके हाथों में मत दे दो। सारी रात तांडव चलता रहा। सदियों पुराना गांव राख में बदल गया। सूरज की पहली किरण के साथ देखा गया, धुएं का एक स्तंभ आकाश में उठ रहा था, और जो बच गए थे वे खून से सने, जलते शरीर के साथ इधर उधर पड़े थे। बंगाल की जमीन पर अब केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, बर्गी आ गए देश में। सुबह का आकाश अब हल्के रंग का था। जलकर राख हो चुका गांव, उसकी सड़ी हुई जमीन से धुएं की तरह कुहासा उड़ रहा था। शांत पड़े जलती हुई जमीन पर एक एक करके इंसान की छायाएं हलचल करती दिख रही थीं। पद्मा धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, खोकन को अपने सीने से कसकर गले लगाया। उसके पैरों के नीचे टूटी हुई जमीन का ठंडा एहसास था। आंसुओं और खून में अब उसे फर्क समझ नहीं आ रहा था। पास में पड़ा था रामू, घायल, बेसुध। पद्मा कांपते हुए उसकी माथे पर हाथ रख रही थी। ओ भगवान, कुछ तो बोलो, अपनी आंखें खोलो। पद्मा की आवाज टूट रही थी, मगर रामू चुप था। कुछ दूर गोकुल, हरिदास और कुछ अन्य लड़के जो भाग नहीं सके थे, इकट्ठा हो गए थे। वे जमीन पर बैठ गए थे। उनके शरीर पर खून के धब्बे, हाथों में घाव, आंखों में खालीपन था, लेकिन उनका दिल नहीं टूटा था। गोकुल खड़ा होकर बोला, हम मरेंगे, लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। हम हारेंगे नहीं। भाई, इस जमीन पर, इस धान के खेतों में हम पैदा हुए हैं। हम इस जमीन को बचाएंगे, चाहे जो हो। उसकी आवाज में आग जैसी कुछ थी। बाकी लोग एक एक करके उठ खड़े हुए। किसी ने बांस की लाठी कसकर पकड़ी, किसी ने टूटी हुई बलेम का टुकड़ा उठा लिया। किसी के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में अडिग संकल्प था। पद्मा ने पानी की मटकी गिरा दी। उसने अपनी चादर फाड़कर रामू के सिर पर पट्टी बांध दी। उसकी आवाज में आंसू की गूंज थी। माँ, मेरा भाई नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। मिट्टी का बेटा हार नहीं मानता। कुछ समय बाद रामू ने अपनी आंखें खोली। टूटे, कमजोर गले से उसने कहा, पद्मा, खोकन, मैं हूँ, मैं हूँ। पद्मा की आंखें आकाश की तरह चमक उठी। यह रोशनी न तो किसी आग की थी, न किसी दीपक की। यह रोशनी जीवन की थी, संघर्ष की आशा की थी। फिर दिन की रोशनी में, जहां केवल धूल और राख का ढेर था, वहीं एक छोटा सा मीटिंग हुआ। सबने तय किया, वे भागेंगे नहीं। वे जंगलों की छांव, पेड़ों की छांव, नदियों के किनारे, गुफाओं में छिपेंगे। हर बार बर्गी आएंगे, वे उन्हें छोटे छोटे वारों से घायल करेंगे। छोटे छोटे दल बनाकर गेरिल्ला युद्ध करेंगे। उनके पास न तो सेना की तैयारी थी, न कोई सेनापति, लेकिन उनके पास एक अदम्य जीवन था। मिट्टी को खोने नहीं देंगे। रात को वे नदी के किनारे गुप्त बैठक कर रहे थे। गांव के एक वृद्ध ने, जिसे युद्ध के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, कहा, मिट्टी कभी अकेली नहीं रहती। हम मिट्टी के बेटे हैं। अगर हम मर भी गए तो यादें रहेंगी, साहस रहेगा। जो बचेंगे वे फिर से घर बनाएंगे। रामू उस समय घायल शरीर से उठकर खड़ा हुआ और बोला, बर्गी हमारे घर जला चुके हैं, लेकिन वे हमारे मन नहीं जला पाए। हम लड़ेंगे, अपने लिए नहीं, खोकन के लिए, भविष्य के लिए। उसकी बातों में ऐसा असर था
कि जैसे नदी भी एक पल के लिए रुककर सुन रही थी। अगली सुबह जब बर्गी फिर से बाजार की ओर लौट रहे थे, उन पर बारिश के जैसे बांस की लाठियां, पत्थर, चाकू और बलेम के वार हुए। वे पहले तो हंसे, फिर समझ गए बंगाल की जमीन आसानी से सिर नहीं झुका सकती। एक एक बर्गी घोड़े से गिर पड़ा। कुछ घायल हुए, कुछ हतप्रभ होकर पीछे हटने लगे। नदी के किनारे, झाड़ियों की आड़ में, धान के खेतों में बंगाल के लड़के लड़कियां तब गीत गाते हुए बोल उठे, ओ भाई हार मान मत। मिट्टी पुकार रही है, खेत पुकार रहे हैं, नदी पुकार रही है, आकाश पुकार रहा है। यह था जीने की लड़ाई, यह था प्यार की लड़ाई, यह था बंगाल की कहानी। बरगी के सामने खड़े होकर, सीने तानकर जीने की कहानी। जलकर राख हो चुके उस गांव के मलबे में तीन छायाएं खड़ी थीं, रामू, पद्मा और छोटा खोकन। घर नहीं था, टूटी हुई मिट्टी की छत के नीचे अब कोई आश्रय नहीं था। सिर्फ कुछ जलते हुए बांस, कुछ फटी हुई मिट्टी की हांडियां और शरीर पर लगे मिट्टी और धूल के धब्बे थे। फिर भी पद्मा एक छोटा सा चौखट ढूंढ लाई, झुककर उस चौखट की मिट्टी साफ की, फिर वहां अपना सिर झुकाकर कांपती हुई आवाज में बोली, यहाँ हमारा घर था, यही मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और लज्जित होकर सिर झुका दिया था। रामू, यहीं खोकन ने चलना सीखा था। रामू चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने रोने का गम छिपा लिया। खोकन कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने दोनों हाथ फैलाए और पूछा, बाबा, घर कहाँ गया? मेरा लाल बॉल कहाँ है? रामू घुटनों के बल बैठा, उसकी सूजी हुई कटी फटी हाथों में खोकन को गोदी में उठा लिया। टूटे हुए स्वर में बोला, हमारा घर अब मिट्टी के नीचे है खोकन, लेकिन हम फिर से बनाएंगे। तुम्हें एक और लाल बॉल मिलेगा, वादा है। पद्मा आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। उसके हाथों में अब भी जलती हुई मिट्टी की गंध थी, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी ताकत जाग चुकी थी। उसने कहा, घर फिर बनेगा, धान के खेत फिर हरे होंगे, खोकन फिर दौड़ेगा, हंसेगा। हम जिंदा हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमें जिंदा रखना, और जो नहीं है वे इस मिट्टी की खुशबू में, हवा की आवाज में रहेंगे। तीनों ने मिलकर एक छोटी सी आग जलाई। जले हुए लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर पद्मा ने एक छोटा चूल्हा बनाया, वहां चावल पकाए, खाली हाथ से पानी डालकर खाना बनाया। पूरा गांव जैसे चुपचाप उन्हें देख रहा था। टूटे घर और जलते खेतों के बीच वे चुपके से जीने का गीत गा रहे थे। खोकन चावल की खुशबू से हंसा। पद्मा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि खोकन मुझे चाहिए, मेरी बंगाल मुझे चाहिए। उस रात जलती हुई जमीन पर चांद की रोशनी में तीनों ने मिलकर संकल्प लिया, वे फिर से घर बनाएंगे, वे फिर से धान बोएंगे, वे फिर से नदी के किनारे गाने गाएंगे। यह जमीन कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। पूरा गांव अब सिर्फ खंडहर था, लेकिन दिलों में फिर भी संघर्ष की एक नई उम्मीद जिंदा थी। बर्गी चले गए थे, लेकिन उनके उत्पात के निशान जैसे मिट्टी की त्वचा से नहीं हट रहे थे। जितनी बार मिट्टी में हाथ डालते, उतनी बार उस विनाश की गूंज लौट आती। फिर भी जलकर राख हो चुकी मिट्टी पर नए पेड़ की जड़ों की तरह कुछ था, शायद जीवित रहने की इच्छा, शायद इंसान की संघर्ष। जो भी था, मिट्टी ने सब कुछ फिर से अपनाया। उस नए आरंभ में कहीं न कहीं एक शक्ति, एक अडिग प्रेम था। गांव के जो लोग जीवित थे, वे एक साथ खड़े थे। उनकी आंखों में साहस था, शरीर पर घाव थे, लेकिन मन दृढ़ था। रामू, पद्मा और खोकन उनके बीच एक उदाहरण बनकर खड़े थे। हर घाव जैसे उनकी यादों को जिंदा रखता था, वैसे ही हर कदम भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा था। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। नए घर, नई छतें, नई बांस की सीढ़ियां, सब कुछ फिर से जीवित हो गया। नई कृषि शुरू हुई, फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। धान के खेतों में बच्चे हंस रहे थे, सभी साथ मिलकर काम करते थे, कोई थकता नहीं था। मुंह, पद्मा, खोकन तीनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। रामू और गोकुल फिर से वही पुराना काम करने लगे, बांस काटना, पेड़ लगाना। पद्मा रामू के साथ खड़ी होकर खेतों की जुताई करती और खोकन नजदीकी नदी से पानी लाता। कभी मम्मी पापा के साथ हंसते, कभी अकेले नदी के किनारे खेलते। उसके छोटे पैरों से जैसे एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही थी। खोकन उनके जीवन की धूप था, वह उस दिन के अंधकार में एक नई सुबह था। इस बीच गांव के प्रधान के नेतृत्व में पूरे गांव का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। सिर्फ घर ही नहीं बन रहे थे, बल्कि इससे भी बड़ी बात थी, लोग भले ही पहले जैसे न हों, लेकिन उनके भीतर की मानवता और उम्मीद फिर से जीवित हो गई थी। उनकी मानसिकता, उनका साहस, आगे बढ़ने की ताकत, यही था बंगाल की असली पहचान। शाम को जब रामू घर बनाने का काम खत्म करके नदी के किनारे खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ, अब कोई बर्गी यहाँ नहीं आएगा।
इस मिट्टी पर हमारी कसम है, हम फिर से जिंदगी शुरू करेंगे। पद्मा जब उसके पास आकर खड़ी हुई तो रामू मुस्कुराया। हम हारते नहीं पद्मा, हम हारते नहीं, हमने लड़ा, हम जिएंगे। उनकी आंखों में अब एक नई दुनिया देखने की उम्मीद थी। यह दुनिया न तो दर्द की थी, न कोई तड़प थी। यह थी बंगाल की मिट्टी की ताकत, यह थी जीवन की जीत, यह था बंगाल का नया सूर्योदय। अब जब पूरा गांव एकत्रित होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वे जानते थे इस देश को कभी नहीं हारने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लाखों लोगों के दिलों में एक अनंत शक्ति थी। बंगाल की मिट्टी, बंगाल का आकाश, बंगाल के लोग, यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, यह था बंगाल का गर्व, उम्मीद और जीवन, जहां हर एक मिट्टी का टुकड़ा, हर एक घास, हर एक नदी का पानी फिर से जीवित हो उठा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, हम हर कमेंट पढ़ते हैं।